नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। राष्ट्रपति और राज्यपाल टॉपिक तुलनात्मक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया। उस टॉपिक के माध्यम से हमने लगभग पूरे संविधान के अधिकतम अनुच्छेद को टच करने का प्रयास किया और बहुत से नए तथ्य, बहुत सी रोचक जानकारियां आप लोगों के सामने रखी। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन प्रश्न बहुत ज़बरदस्त आते हैं और वो टॉपिक यदि ठीक से आपने तैयार कर दिया तो मैं मानता हूं कि उपराष्ट्रपति में से कैसा भी प्रश्न आए आप लोग उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के संदर्भ में व्यक्ति विशेष के जितने भी प्रश्न हो सकते थे बहुत विस्तार से उनके ऊपर चर्चा की। अब समय है संघ की मंत्रिपरिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करने की। बहुत छोटा टॉपिक है, मात्र 3 और 6 अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो संघ और राज्य मंत्रिपरिषद का टॉपिक पूरा हो जाता है। लेकिन बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। हम आर्टिकल की तो बात करेंगे, आर्टिकल के साथ साथ जितने भी नई बातें हो सकती है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी आप बहुत सी रोचक जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है आज की कक्षा में और आगे की कक्षा में। तो संघ और राज्य मंत्रिपरिषद में हम किसकी चर्चा करते हैं? आप लोग जानते हैं कि संघ की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, वास्तविक मंत्रिपरिषद, और इस बात को हम पहले भी कई बार आप लोगों की स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत में वेस्टमिनिस्टर यानी कि ब्रिटिश प्रणाली, हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और इसके तहत हमारे देश में दोहरी कार्यपालिका है। चूंकि हम संवैधानिक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम कक्षा में जो चर्चा करने वाले हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के संदर्भ में करने वाले। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है उसको यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उसकी तुलना हम प्रधानमंत्री की कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो प्रधानमंत्री की स्थिति है लगभग वैसी स्थिति अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में है। इस प्रकार की बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने साझा की थी। हम बात करेंगे संघ की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम सामूहिक रूप से कह सकते हैं हम मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है, लेकिन अगली कक्षा में बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर भी करेंगे, वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हम तुलनात्मक रूप में चर्चा करते हैं राज्य के संदर्भ में, और राज्य के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो है आप लोगों के मुख्यमंत्री। और इसके संदर्भ में भी फिर हम मंत्री की चर्चा करेंगे, मंत्रिपरिषद की भी चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि हम लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करनी है, साथ ही संघ और राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो प्रावधान है उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 इस तरफ लेते हैं हम लोग, आर्टिकल 74। और ध्यान रखना, जिन बातों का उल्लेख आर्टिकल 74 में, उन बातों का उल्लेख आर्टिकल 163 में है, लेकिन कुछ अंतर है। मैं फिर कह रहा हूं कुछ अंतर है, उस अंतर को हम लोगों को जानना होगा। पहला अंतर तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 74(2) की हम लोग बात करेंगे, जबकि 163 के संदर्भ में 163(1), 163(2) और 163(3) के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप फिर से सोच सकते हैं सर ये अनुच्छेद के भीतर आप खंड की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पिछले 4-5 वर्षों की पॉलिटिकल साइंस में, चाहे सेकेंड ग्रेड है, चाहे स्कूल व्याख्याता है, चाहे वो नेट जेआरएफ के पेपर है, चाहे वो कॉलेज व्याख्याता के पेपर है, आप इन पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको अनुच्छेद में खंड पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भी थोड़ी जो है गहराई में जाना होगा, छिम की गहराई में लगानी होगी, तभी कहीं जाकर उन प्रश्नों को हम लोग हल करने की स्थिति में रहेंगे। पहला अंतर तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 74(2) 2 खंड है 74 में, जबकि 163 में कितने खंड है? 3 है। एक खंड ज्यादा क्यों हुआ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 74(1) में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 74(1) इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या संबंध है। आर्टिकल 74 इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे देश में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उस संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में हैं, जबकि
संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। आर्टिकल 74 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी, यह संघ की बात कर रहे हैं हम, जिसका प्रधानमंत्री होगा। एक बात मुझे लगता है यहीं से फिर से स्पष्ट कर देनी चाहिए, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, वो सब में मुख्य होता है, इसलिए हम उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक और सहारक होता है। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के संदर्भ में बहुत से कथन है, उन कथन के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। आर्टिकल 74 सीधा पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। मूल संविधान में केवल इस बात का उल्लेख था। लेकिन आप लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की पृष्ठभूमि में एक संविधान संशोधन होता है जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर होता है, 42 अमेंडमेंट 1976, जो 1977 में लागू होता है। 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 12 होनी चाहिए। धाराएं जब देखेंगे क्लियरली देख लेंगे अपन। 42वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया, आर्टिकल 74(1) में एक लाइन जोड़ी गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेंगे। यानी कि इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा, परामर्श या सलाह से कार्य करेगा, सलाह से कार्य करेगा। आप जरा इस शब्द की ताकत को समझने का प्रयास करना। इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य किया गया। आर्टिकल 74 में 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, केवल एक लाइन जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, सलाह के अनुसार कार्य करेगा, सलाह से कार्य करेगा। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। इंदिरा गांधी ने 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य किया। दूसरी बात, जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, एक बात और मुझे लगता है आप लोगों को बताई देनी चाहिए। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, जब तक आप उस पूरी किताब को ठीक से नहीं पढ़ लोगे, संविधान पढ़ने में आप लोगों को आनंद नहीं आएगा। यदि स्वतंत्र भारत की राजनीति आपने पूरी की पूरी पढ़ ली है, या पूरी की पूरी पढ़ने के बाद यदि इन वीडियो को आप देखेंगे, या पूरी आप ठीक से पढ़ चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं हमारे, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आनंद आने वाला है। विशेष रूप से छठा अध्याय स्वतंत्र भारत की राजनीति का जरूर पढ़े। यदि अब तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस कक्षा के पहले उन वीडियो को जरूर देखें। संघ और राज्य की मंत्रिपरिषद को पढ़ने से पहले आप उन वीडियो को जरूर देखें। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, आपातकाल की पृष्ठभूमि के बाद में चुनाव होते हैं, और हमारे देश में पहली बार 1977 में छठी जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस लोकसभा के चुनाव में पहली बार गठबंधन की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, गैर कांग्रेस की सरकार बनती है, और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत संविधान में जो उथल पुथल किया गया था, क्योंकि 42 अमेंडमेंट आज तक के संविधान संशोधन का सबसे विवादित संविधान संशोधन माना जाता है। दूसरी बात, उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, उसे इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। लगभग 58 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार आते ही 44 अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन, याद रखने ही होंगे ये दोनों तो आप लोगों को। 44वां संविधान संशोधन 1978, 1979 में ये लागू होता है। इसके तहत एक परंतु जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल में? 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया, और उसमें यह लिखा गया, यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को
एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। बात को बहुत ढंग से समझना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान के अनुच्छेद 174(1) में एक प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। और के.आर. नारायण जो भारत के राष्ट्रपति थे 1997 और 1998 में, 1997 और 1998 में उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु परामर्श दिया गया था। के.आर. नारायण साहब को जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अनुच्छेद 74(1) के परंतु के तहत ही पुनर्विचार हेतु लौटा दिया कि आपको इस संदर्भ में पुनः विचार करना चाहिए। एक कंफ्यूज यहां पर बहुत जबरदस्त रहता है। देखिए, संसद द्वारा पारित विधेयकों को यदि वो धन विधेयक नहीं है, यदि वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति एक बार उन्हें पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। वो अनुच्छेद 111 के तहत है, अनुच्छेद 111 के तहत है, वो संसद द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में। जबकि यहां हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद के परामर्श से जो काम करते हैं, सलाह से जो काम करते हैं। यहां यह प्रावधान 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यह चर्चा की हमने आर्टिकल 74 की। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य किया गया। जबकि 44 अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न क्या है? यह नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। पूछा जा सकता तो बहुत सरल प्रश्न रहेगा। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के, संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं क्या राज्यों में राज्यपाल भी राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं अथवा नहीं? सोच के उत्तर देना आप लोग, और उत्तर जरूर देना है आप लोगों को। मैंने कई बार बताया है कि प्रश्नों के उत्तर देने से फायदा क्या होता है। गलत हुआ तो वो फिर कभी गलत नहीं होगा, सही हुआ तो वो हमेशा सही रहेगा। फिर से सुनिए, क्या राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं अथवा नहीं? ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा नहीं। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आर्टिकल 163 में न तो 42 अमेंडमेंट के तहत कोई संशोधन किया गया, न 44 अमेंडमेंट के तहत कोई संशोधन किया गया। आर्टिकल 163 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। सुनिए क्या उल्लेख है। आर्टिकल 163(1) में पहला जो अंतर है वो जानिए। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल के स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर, राज्यपाल के स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। एक बात को बहुत ढंग से समझने का प्रयास करना। आर्टिकल 163(1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के अलावा, अर्थात संविधान के अनुसार राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि जिन कार्यों को उसे स्वविवेक से करना चाहिए, अपने विवेक से करना चाहिए, उन कार्यों को राज्यपाल अपने स्वविवेक से करेंगे। उसके अलावा जो कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। क्या अंतर देखा आप लोगों ने? अंतर एकदम स्पष्ट है। पहले भी चर्चा करके आए हैं। संविधान में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, जबकि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है आर्टिकल 163(1) में। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है। मैं उस प्रश्न को फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं। राष्ट्रपति के पास स्वविवेकीय शक्तियां होती है, राज्यपाल के पास भी स्वविवेकीय शक्तियां होती है। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। कौन सा कथन गलत है? कथन 3 गलत है। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है।
क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? और यदि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 163(1) में जो मूल संविधान में था वो की वो बातें हैं, ना तो 42 अमेंडमेंट के तहत इस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे या परामर्श अनुसार कार्य करेंगे, न 44 अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान किया गया कि वो एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी को दिक्कत संघ में राष्ट्रपति से थी और वो चाहते थे कि मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को परामर्श दे उस परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करे। राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो पहला अंतर जो आप लोग जान पाए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, लेकिन राज्यों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि संविधान में इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो आर्टिकल 74(1) जो मूल संविधान में था वो नहीं है, उसमें परिवर्तन हो गया, जबकि आर्टिकल 163(1) जो मूल संविधान में था वही है। पहला अंतर ये कि इसमें स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है, इसमें स्वविवेकीय शक्तियों का राष्ट्रपति के संदर्भ में उल्लेख नहीं है। इसमें पुनर्विचार हेतु लौटाने का प्रावधान है, इसमें पुनर्विचार हेतु लौटाने का प्रावधान नहीं है। क्या समझे आप? इसमें एक बात एक्स्ट्रा है, एक बात इसमें एक्स्ट्रा है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों लगभग बराबर सी बातें हो गई। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पाए तो अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 74(2) के संदर्भ में। आर्टिकल 74(2) में जो बात है वो बात है आर्टिकल 163(3) में। आप कहोगे सर आप अनुच्छेद गलत लिख रहे हैं, यहां आपको लिखना चाहिए 163(2), नहीं, मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं। अनुच्छेद 74(2) में जिस बात का उल्लेख है उसी बात का उल्लेख 163(3) में। तो आप मेरे से एक प्रश्न पूछेंगे, फिर 163(2) में क्या है, जान लेते हैं। अनुच्छेद 163 के खंड 2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल के द्वारा जो स्वविवेक के कार्य किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा वो स्वविवेक के कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उस स्वविवेक के कार्य करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है, इस संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। स्वविवेक के कार्यों के संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यह प्रावधान इस तरफ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के स्वविवेक के कार्यों का उल्लेख ही नहीं है आर्टिकल 74(1) में, जबकि आर्टिकल 163(1) में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। अतः उसी के संदर्भ में एक आर्टिकल और है 163 का खंड 2, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल को स्वविवेक के कार्य करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है, वो स्वविवेक के कार्य करें अथवा नहीं करें, इस संदर्भ में अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्यपाल का ही होगा। इस संदर्भ में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मुझे लगता है कि बात एकदम आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। तो एक बात यहां एक्स्ट्रा है लेकिन यहां नहीं है। अगली बात, तो फिर इसमें क्या है? आर्टिकल 74(2) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी और क्या सलाह नहीं दी, इस बात को न्यायपालिका में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, नहीं दी जा सकेगी। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है, क्या सलाह दी है, क्या सलाह नहीं दी है, इस बात को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ठीक ये कि ये बात आर्टिकल 163(3) में है, इसके खंड 3 में है कि राज्य के मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, क्या सलाह नहीं दी है, इस संदर्भ में न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कुछ बातें सेम हैं तो कुछ अंतर है। तुलनात्मक रूप से आप लोगों को याद रखना है 74(1), 163(1), 74(2) और 163(3). इन दो ये एक ऐसा खंड है जिसमें डिटो बातें हैं, यहां एक एक्स्ट्रा हो जाती है 163(2), जिसके बारे में हमने चर्चा की। यहां स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है, यहां स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है, इसलिए एक अनुच्छेद और आ गया 163 का खंड 2। लेकिन यहां 42 अमेंडमेंट भी आता है, 44 अमेंडमेंट भी आता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
मुझे लगता है कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 आप लोगों के एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के संदर्भ में। अनुच्छेद 75 बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। एक बार मैं तुलनात्मक अनुच्छेद आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 75 के 6 खंड है। कितने खंड है? 6। मैं 6 के 6 लिख देता हूं, अलग अलग इनको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और बड़े अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। आर्टिकल 75 के 6 खंड है, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्टिकल 164 के जो खंड है वो 5 ही है। आप कहोगे क्यों? आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्या हो गया? लगभग जो बातें इधर है वो सारी की सारी बातें यहां है, फिर ये खंड की कमी क्यों है? वो तो मुझे भी नहीं आइडिया है। क्या कारण था कि संविधान सभा के सदस्यों ने जो बातें आर्टिकल 75(1) और 75(2) में थी, उन दोनों बातों को उन्होंने 164(1) में ही लिख डाला। बात को समझने का आप लोग प्रयास करना। आर्टिकल 75(1) और आर्टिकल 75(2) में जो दो अलग अलग बातें हैं, उन दोनों बातों को मिक्स कर दिया गया, उन दोनों बातों को एक ही अनुच्छेद में कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद में? 164(1) में। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि जिस बात का उल्लेख 164(1) में है, उसी बात का उल्लेख 75(1) और 75(2) में है। क्या आप लोग समझ पाए? दो आर्टिकल 75 के खंड 1 और आर्टिकल 75 के खंड 2 में जो बातें हैं, वो दोनों बातें राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 164(1) में है। इतना ध्यान रख लिया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब देखिए, जो बात 75(3) में है, एक एक कम करते जाइए, 164(2) में है। जो बात 75(4) में है, वो 164(3) में है। जो बात 75(5) में है, वो बात 164(4) में है। और जो बात 75(6) में है, वो बात 164(5) में है। तो यहां तो अंतिम खंड हुआ 6 और यहां पर अंतिम खंड आप लोगों के क्या हुआ? 5 हुआ। ध्यान कहां रखना है? ध्यान यहां रखना है, और जहां डिफरेंट है वहां प्रश्न है, और बड़े अच्छे प्रश्न है। अनुच्छेद के बारे में बातें एकदम आप लोगों के क्लियर हो गई है। फिर बता रहा हूं कि 75 में खंड 1 से लगाकर खंड 6 तक है, जबकि 164 में खंड 1 से लगाकर 164 खंड 5 तक ही है। एक कहां कम हुआ, वो अंतर आपने जान लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 75(1) में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। बात को बहुत ढंग से समझना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 74, 75(1) में। 75(1) में हम जो बातें सारी आप लोगों को बता रहे हैं, पूरी की पूरी यहां पर आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी। आप एकदम निश्चिंत रहना कि क्या मामला हो रहा है, और हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है लिखा हुआ है कि नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्रिपरिषद का निर्माण करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इसका मतलब किसी भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए यह राष्ट्रपति बाध्य है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है,
इस संदर्भ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। एक बात तो आप लोगों को यह ध्यान में रखनी है। इसी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं यहां एक चर्चा और कर लेता हूं कि आर्टिकल 164(1) में इस बात का उल्लेख है कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल सीएम यानी मुख्यमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह से करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह से करेंगे। एक जो अंतर है वो मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अनुच्छेद 164 के खंड में ही इसी बात का उल्लेख है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। बहुत ढंग से इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करना। अनुच्छेद 164(1) में इस बात का उल्लेख है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल में की, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि यह जो बात राज्य के संदर्भ में इसी अनुच्छेद में है, संघ के संदर्भ में आर्टिकल 75(2) में इस बात का उल्लेख है कि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिए जो मैंने पिछली कुछ समय पहले बताया कि आर्टिकल 75(1) और आर्टिकल 75(2) में जो प्रावधान है वो दोनों प्रावधान आर्टिकल 164(1) में हैं। इस बात को तो आप एकदम समझ गए होंगे। अब इन दोनों बातों को क्लियर भी यहीं पर कर देता हूं। संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको पद से हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं, इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उनको बर्खास्त राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। इसलिए मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, राज्यों में मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, किस मंत्री को बर्खास्त करना है, ये सब निर्णय कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री लेते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ये सभी कार्य करने हेतु राष्ट्रपति क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। लेकिन दो बातें आप लोगों ने जानी। एक तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संघ के मंत्रिपरिषद अपने पद पर रहते हैं 75(2) में इस बात का उल्लेख है, जबकि 164(1) में ही इस बात का उल्लेख है। अलग से आर्टिकल 164(2) यहां पर नहीं है। ये दो बातें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूं आर्टिकल 75 को और ठीक से स्पष्ट करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 75(1) में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। लेकिन 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 के तहत 75(1) में ए जोड़ा गया और 75(1) में कैपिटल बी जोड़ा गया। ये दो नए अनुच्छेद जोड़े गए और नए प्रावधान किए गए। ठीक उसी प्रकार से 164(1) में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से करेंगे। लेकिन 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 के तहत यहां पर भी 164(1) और 164(a) बी नामक दो नए अनुच्छेद इसके अंतर्गत जोड़े गए। आपको जानना होगा कि ये क्या है।
मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं, जब भी 91वें संविधान संशोधन 2003 की चर्चा करता हूं, इस बात को जरूर साझा करता हूं कि पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक यदि प्रश्न पूछा गया तो 91 अमेंडमेंट 2003 का पूछा गया। 91 अमेंडमेंट 2003 से बहुत जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसके संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी बात तो आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि संविधान में इस संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया। आप लोग इस बात से परिचित है कि हमारे संविधान में दल बदल के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कारण क्या था? कारण यह था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चले जाएंगे, विशेष रूप से मंत्री बनने के लिए। दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1967 के चुनाव में आप लोगों को पता, आया राम गया राम का जुमला आप लोगों ने सुना होगा, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में हमने बात की। उसके बाद में 52 अमेंडमेंट 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, जो दल बदल के संदर्भ में प्रावधान करती है। उस संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि यदि 1/3 से कम किसी राजनीतिक दल के एमएलए या एमपी दल बदल करते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा और उनकी सदस्यता को संबंधित सदन का सदस्य समाप्त कर देगा। लेकिन चूंकि 1/3 से कम सदस्य संख्या बहुत कम थी, क्योंकि 1/3 सदस्य यदि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता था, तो इसका तोड़ निकाल दिया गया। समूह में लोग एक दल से दूसरे दल में जाने लगे, यही कारण था। और विशेष रूप से कोई भी एमएलए और एमपी किसी दूसरे दल में क्यों जाता है? मंत्री बनने के लालच में। तो फिर संविधान सभा के सदस्यों ने जो कल्पना की थी, जो उनका उद्देश्य था कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद इस प्रकार की प्रवृत्तियां विशेष रूप से 1967 के चुनाव के बाद बहुत अधिक होने लगी। ऐसी स्थिति में हमारी संसद ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 52 अमेंडमेंट 1985 किया, लेकिन उससे भी मामला कंट्रोल में नहीं आया तो 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 किया गया और इसके तहत इस प्रावधान को और जटिल किया गया। क्या जटिल किया गया? एक तो इस 1/3 की जगह लिख दिया गया 2/3 से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा, लेकिन 2/3 या उससे अधिक दल बदल करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो एक तो इस संख्या को बढ़ा दिया गया। दूसरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। संविधान के आर्टिकल 75 में ही संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया और मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय यह बहुत महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन हुआ था। क्या प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 75(1) में ए जोड़ा गया, कैपिटल ए जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि संघ में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, संघ में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। मेरी बात को बहुत ढंग से समझना आप लोग, 15% से अधिक नहीं होगी। चूंकि इस बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। 91 अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान किया गया। 75(1) में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, ए कैपिटल ए, और यह प्रावधान किया गया कि संघ में मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा, ध्यान रखना राज्यसभा नहीं है, यहां पर संसद नहीं है, यहां पर लोकसभा शब्द है और ये शब्दों का खेल है। ये शब्दों का खेल जानना है तो पिछले 4-5 वर्षों के पेपर उठाकर देखे, संविधान के जो प्रश्न उठाकर देखे, आप लोगों को समझ में आएगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या, ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी, इस बात का उल्लेख है। स्पष्ट तो आगे करूंगा, केवल एक बार संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत 164(1) में भी ए जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या
विधानसभा, राज्य का कौन सा सदन है यहां पर? विधानसभा। बहुत ढंग से ऐसे कथन आते हैं तो ध्यान रखना है कि वहां विधानसभा है कि विधान परिषद है कि विधान मंडल है, क्या लिखा हुआ है? संसद है कि लोकसभा है? एक ही शब्द के कारण आपका प्रश्न गलत हो सकता है। और जब मैं आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न हल करवाऊंगा, स्कूल व्याख्याता 2013 के पेपर में इतना जबरदस्त प्रश्न पूछा गया था कि अधिकतम लोगों के वो प्रश्न गलत हुआ था। कारण भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। 164(1)(a) में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी 15% तक हो सकती है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर और आपको बड़ा जबरदस्त जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि इस अनुच्छेद में इस बात का और पीछे उल्लेख किया गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। ध्यान रखना, मैंने यहां 12% नहीं लिखा है। जबरदस्त खेल खेला जा सकता है पेपर बनाने वालों के द्वारा आप लोगों के साथ। कथन दिया जा सकता है कि राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 12% होगी। 12% नहीं, न्यूनतम। राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12% होगी। गलत है, 12 होगी, 12 होगी। ध्यान रखना, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना। जबकि यहां इस प्रकार की न्यूनतम सदस्य संख्या का कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल यहां एक बात लिखी गई, यहां दो बातें लिखी गई। यहां लिखा गया कि संघ की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। यहां लिखा गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा, जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। ये दोनों बातें आप लोगों के समझ में आ गई है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 75(1)(b) में क्या लिखा गया? इसी संविधान संशोधन के तहत 91 अमेंडमेंट के तहत ही 75(1)(b) में यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद का कोई सदस्य, किसी राजनीतिक दल का सदस्य, किसी सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर निर्योग्य, अयोग्य घोषित किया जा चुका है, यदि संसद का कोई सदस्य, राजनीतिक दल का कोई सदस्य, यदि वो दल बदल के आधार पर संबंधित सदन के अध्यक्ष ने उसको निहर घोषित कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है, तो वो मंत्री बनने में भी अयोग्य होगा। तो वो मंत्री भी नहीं बनेगा, यानी कि उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक ये बात आर्टिकल 164(1)(b) में उल्लेखित की गई कि यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, विधानसभा का सदस्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य को दल बदल के आधार पर संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा उसको निर्योग्य, यानी कि हम कह सकते हैं अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वो राज्य में मंत्री बनने के भी योग्य नहीं रहेगा। उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है या उसको मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है, नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहां तक बातें आप लोगों के समझ में आ रही होगी। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, ये सारे प्रावधान यहां क्यों किए? यहां प्रावधान इसलिए किए कि जब आर्टिकल 75 में इस बात का उल्लेख है 1 में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के परामर्श से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, तो यही राष्ट्रपति को कहा गया कि आप जो है मंत्री नियुक्त तो करेंगे, लेकिन लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक वो संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और यहीं पर इसी बात का उल्लेख कर दिया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाएंगे जिसकी दल बदल के आधार पर सदस्यता को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। और ये की बात इस संदर्भ में है। अब मैं आता हूं 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 के संदर्भ में और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद आपके 75 पूरा का पूरा, यहां पर 164 पूरा का पूरा हमने क्लियर किया। समझिए जरा, 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और मैं जब एमसीक्यूज करवाऊंगा 10 प्रश्न लेके आऊंगा, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए 10 ही प्रश्न और अलग अलग तरीकों से पूछे गए। 4 लाइनें यदि आप लोग, 5 पॉइंट यदि आप लोग याद रख लोगे, 6 पॉइंट अधिकतम, तो कभी भी यह प्रश्न आप लोगों के गलत नहीं होगा। पहली बात,
91 अमेंडमेंट 2003 के तहत संघीय मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? अनुच्छेद की बात चली गई, संविधान की बात चली गई, अब कॉन्सेप्ट के प्रश्न है, समझिए जरा। 91 अमेंडमेंट के तहत, अब सारे प्रावधान इस अमेंडमेंट के तहत ही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, कुछ वाक्य रख रहा हूं, आप लोग जाने कि वो सही है या गलत है। 91 अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान किया गया के तहत संघीय मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। बात बिल्कुल सही है। संघीय मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल है आप लोग। दूसरा कथन, इसी संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। क्या आप इस बात से भी सहमत है? यदि हां तो लिख देता हूं, ठीक है। इसी संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। आप सहमत है, इसलिए लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तीसरी बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इसी संविधान संशोधन के तहत संघीय मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। सही है गलत? गलत है, ध्यान रखना। संघीय मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई। मैं लिख देता हूं, इसी संविधान संशोधन के तहत संघीय मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई, केवल अधिकतम निर्धारित की गई, न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई। अगला कथन, इसी संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चौथा कथन, राज्य मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। जहां अंतर है वहां प्रश्न है। अंतर आप लोग समझ गए होंगे। इस संविधान संशोधन के तहत संघीय मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई। इस संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न, क्यों संघ में न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित क्यों नहीं की गई? क्या कारण था? आप लोग जानते हैं कि संघ सरकार एक ही होती है और हमारी लोकसभा भी एक भी है और हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या भी निश्चित है, तो उस आधार पर अधिकतम 15% सदस्य संख्या हो सकती है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं हमारे देश में अनेक राज्यों की विधानसभाएं ऐसी है जहां विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम है, 32 भी है, 40 भी है। ऐसी स्थिति में, जैसे कि एक राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 60 है, तो ऐसी स्थिति में तो उस राज्य में मुख्यमंत्री सहित केवल कितने लोग होंगे? 4 लोग ही होंगे। क्या 4 लोग सरकार चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इसलिए यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। चारों कथन रेडी? आगे बढ़ते हैं। आगे कथन देखिए, और मैं 4 कथन लिख रहा हूं। इस संविधान संशोधन के तहत संघीय मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% निर्धारित की गई। 15% निर्धारित की गई। बात बिल्कुल सही है। बहुत ढंग से ध्यान रखना है। यहां लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, यहां लोकसभा है, यहां संसद नहीं है। बहुत सोच समझ कर ये बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जितना अधिक समय ले रहा हूं, आप समझना कि बात में कहीं न कहीं ट्विस्ट है, कहीं न कहीं प्रश्न है, कहीं न कहीं आप लोगों के भ्रमित किया जा सकता है पेपर बनाने वालों के द्वारा। संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी अधिकतम कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। दूसरी बात, राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई कि राज्यों की जो विधानसभा है,
उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि राज्यों में विधान परिषद की सदस्य राज्यों में जो है मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि अधिकतम कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। तो शब्दों का खेल है, ध्यान रखना। तीसरी बात ये तो हमने क्लियर हो चुकी है कि संघ में मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या को निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन राज्यों में राज्य मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 12। देखो वहां तो हमने क्या कथन देखे थे? अधिकतम निर्धारित की गई, न्यूनतम निर्धारित की गई, अधिकतम निर्धारित की गई, न्यूनतम निर्धारित की गई, वो बात की। यहां कितनी निर्धारित की इसकी बात कर रहे हैं इसमें, कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, संघ में न्यूनतम है ही नहीं, और राज्य में मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 निर्धारित की गई। फिर कह रहा हूं 12% नहीं है, फिर कह रहा हूं 10% नहीं है, फिर कह रहा हूं केवल और केवल 12 है, और कारण भी मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया है। अगली बात, ये 2 बातें हुई है, ध्यान रखना। अगली बात 15% की जो संख्या है वो संघ में प्रधानमंत्री सहित है। प्रधानमंत्री सहित है। मैं आप लोगों से एक बात और पूछता हूं कि ये जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% होगी या 15% से अधिक नहीं होगी, इसमें प्रधानमंत्री शामिल है या अलग है? प्रधानमंत्री शामिल है। क्यों? प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है। हम जब बात करते हैं कि ये मंत्री परिषद है, तो इसमें बीचों बीच क्या लिखते हैं? पीएम, फिर क्या लिखते हैं? कैबिनेट मंत्री, फिर क्या लिखते हैं? राज्य मंत्री, और फिर क्या लिखते हैं? उप मंत्री। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल है, तो प्रधानमंत्री सहित 15% होगी। हम ऐसे लिख सकते हैं इस बात को। संघ में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% होगी। प्रधानमंत्री इसमें शामिल है। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी ये जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के जो 15% की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित है। दूसरा बात, राज्यों में 15% की जो सदस्य संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित है। अब आप लोगों से प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है, आपका उत्तर क्या होगा? 12 होगा। आपसे पूछा जाएगा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान में मंत्री परिषद की, तो हमारे राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200, और 200 का 15% बताइए जरा, 30। राजस्थान में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। प्रश्न तो इवन यहां तक पूछा जा चुका है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? बताइए। राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा न्यूनतम मंत्री परिषद की सदस्य मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो ये मुख्यमंत्री और ये 11 बराबर कितने हो गए? 12। समझ में आ रही बात आप लोगों के? क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है न्यूनतम में, तो एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री हो सकते हैं। प्रश्न तो यहां तक पूछे जा चुके हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री परिषद मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 1 हो गया मुख्यमंत्री, 29 हो गए मंत्री, अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। तो राजस्थान में जब ये संख्या ध्यान में रखते हो तो 29 प्लस 1 ध्यान में रखे, 29 तो मंत्री और 1 आप लोगों की हो गया मुख्यमंत्री। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात आ जाए तो उप मुख्यमंत्री का संविधान में उल्लेख ही नहीं, भले कितने बनाना कहां दिक्कत है। तो जैसे एक मुख्यमंत्री हो गया, एक उप मुख्यमंत्री हो गया, एक और उप मुख्यमंत्री हो गया, तो फिर बाकी कितने हो जाएंगे? 27। 30 के 30 रहेंगे। फिर मैं कह रहा हूं चाहे मुख्यमंत्री है चाहे उप मुख्यमंत्री है, सब मंत्री ही है और मंत्री के रूप में उनके द्वारा शपथ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये बात खत्म नहीं हुई, ध्यान रखना। तो बहुत ढंग से इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि 91 अमेंडमेंट के तहत हम जो चर्चाएं कर रहे हैं उसके तहत प्रश्न तो यहां तक पूछा जा चुका है। मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि संघ में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? संघ में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? कोई निर्धारित नहीं की गई है। ध्यान रखना, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई
न कि मंत्री मंडल की। इस बात को 4 बार सुनना है और 4 बार बोलना है आप लोगों को। 91 अमेंडमेंट के तहत मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई, न कि मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी कितनी? फिर विकल्प था लोकसभा की 10%, लोकसभा की 15% और एक विकल्प था निर्धारित नहीं की गई। वहां तक विद्यार्थी पहुंचा ही नहीं, चौथा विकल्प था पहले से ही कर दिया लोकसभा की 15% और मामला गड़बड़ हो गया। यह शब्दों का खेल है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई, मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की। क्या है मंत्रिमंडल, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री होते हैं उनको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में पहली बार 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भी किया गया और उसको परिभाषित भी किया गया। बहुत ढंग से समझना, मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। इतनी सारी बातों का आप लोग ध्यान रख लेंगे तो यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 AA4, चूंकि AA आ चुके हैं तो आप लोग जान गए होंगे कि दिल्ली के संदर्भ में प्रावधान है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। अनुच्छेद 239 AA4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दिल्ली में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या दिल्ली की जो विधानसभा है उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी, 10% से अधिक नहीं होगी, ध्यान रखना। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 239 AA4 में है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या दिल्ली की जो विधान परिषद है, दिल्ली की जो विधानसभा है उसके 10% से अधिक नहीं होगी। बाकी जगह क्या है? बाकी जगह है आप लोगों के 15%, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में प्रावधान क्या है? 10% का है। इस बात का भी आप लोगों को क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। इतनी सारी बातें आप ध्यान में रख लेंगे तो यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना होगा, कॉलेज व्याख्याता 2024 में प्रश्न पूछ लिया गया कि 91 अमेंडमेंट 2003 के संदर्भ में यदि मंत्रियों की संख्या जो निर्धारित की गई उससे अधिक यदि मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है तो क्या होगा? जब यह संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय यह प्रावधान किया गया कि जो अधिक मंत्री है राज्यों में या संघ में जो संख्या निर्धारित है तो 6 माह के भीतर इसकी अनुरूपता लाई जाएगी। 6 माह के भीतर उन मंत्रियों को आपको हटाना होगा और संख्या इसके अनुरूप करनी होगी। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाए तो अधिक मंत्री की यदि नियुक्ति हो जाती है तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाएगा, तत्काल बर्खास्त किया जाएगा। वर्तमान में तो तत्काल बर्खास्त किया जाएगा और यदि संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है तो प्रावधान किया गया था कि 6 माह में इस संविधान संशोधन को अमल में लाना है, समरूपता में लाना है। केवल 91 अमेंडमेंट 2003 के संदर्भ में मैंने आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें साझा की। आगे बढ़ते हैं। फिर से 75(1) की बात हो चुकी है, 164(1) की बात हो चुकी है। इसमें हमने 75(1)(a) की बात भी कर ली, 75(1)(b) की बात भी कर ली। यहां हमने 164(1)(a) की बात कर ली, 164(1)(b) की बात कर ली। ठीक है, अब आर्टिकल 75(2) की चर्चा भी मैंने आप लोगों के सामने कर दी थी कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। जबकि इस संदर्भ में आर्टिकल वही है, 164(1) में इस बात का उल्लेख है कि राज्यों में मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। बहुत चर्चा हमने की। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, 164(2) और 175(3). आर्टिकल 75(3) में जो बात है वो की वो बात है 164(2) में। एक एक कम चलेगा, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत शानदार बात आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। 75(3) में इस बात का उल्लेख है
कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अब इन दोनों बातों को जरा समझने का प्रयास करें। संघ की जो मंत्री परिषद है, संघ की जो मंत्री परिषद है, सामूहिक रूप से, बहुत ढंग से बात को समझना, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? लोकसभा के प्रति। यह संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि संघ की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। विकल्प रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, संसद है, और भी कुछ दिया जा सकता है। बहुत ढंग से समझना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। क्यों? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था है तो कॉमन सेंस की बात है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। जनता का सदन है। राज्यसभा जनता का सदन नहीं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वो राज्यों का सदन है। इसलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जो सदन है उसी के प्रति सरकार उत्तरदायी होगी, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था को हम उत्तरदायी सरकार कहते हैं और इसलिए हमारे देश में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघ की जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, और राज्यों में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। आप पूछोगे सामूहिक रूप से का क्या मतलब हुआ? सामूहिक रूप से का मतलब हुआ कि यदि कोई एक मंत्री गलती करता है तो एक मंत्री के विरुद्ध कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद जो है बर्खास्त होगी। रैमजे म्योर ने लिखा था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। तैरेंगे तो सब एक साथ तैरेंगे, डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद दो सिद्धांत पे काम करती है, एक गोपनीयता और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व। गोपनीयता की तो शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। जो भी मंत्रिपरिषद में जो कार्रवाई होगी उसको गोपनीय रखेंगे। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, किसी को पता चला क्या? नहीं पता चला। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, किसी को पता चला क्या? कानो कान खबर नहीं मिली थी। मंत्रिपरिषद के मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वह सामूहिक उत्तरदायित्व। सब मिलकर काम करते हैं, समूह के रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं वो उस मंत्री के मंत्रालय का काम है, मुझे कोई मतलब नहीं है, और इन सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इस कारण से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि नियम जो 198 जो 1 है, जो नियम बना रखा है संसद के संदर्भ में, नियम 198 में इस बात का उल्लेख है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता। पहली बात तो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो अनुमति है वो लोकसभा देगी, न कि लोकसभा का अध्यक्ष देंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इस संदर्भ में सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदन से पूछेगा कि यदि आप इसके सहमत में हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर बताइए, और यदि 50 या 50 से अधिक सदस्य इसका समर्थन कर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में अनुमति कौन देती है? लोकसभा देती है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। कम से कम 50 सदस्यों की जो है अनुमति होना इसके संदर्भ में जो है आवश्यक है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा पंडित नेहरू के विरुद्ध में भारत चीन युद्ध के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह अलग बात है कि आज तक पारित नहीं हुआ। तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। क्यों रहेगी, इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। लेकिन यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी और उसमें लोकसभा और राज्यसभा विकल्प नहीं है और केवल संसद दे रखा है, तो बेस्ट विकल्प क्या रहेगा? संसद रहेगा। और यदि वहां पर संसद भी नहीं दे रखा, लोकसभा भी नहीं है, राज्यसभा भी नहीं है और व्यवस्थापिका दे रखा है, तो उत्तर क्या सही रहेगा? व्यवस्थापिका रहेगा। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है
कि संघ की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, और विकल्प हो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और दे दिया जाए कोई भी, तो उत्तर क्या होगा? व्यवस्थापिका। लेकिन यदि उसमें संसद दे रखा है और लोकसभा नहीं है तो उत्तर क्या होगा? संसद होगा। और यदि लोकसभा दे रखा है तो उत्तर क्या होगा? लोकसभा होगा। और इस बात का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। ये बातें अनुच्छेद 164(2) के तहत जो है किसके संदर्भ में लागू होती है? राज्य के संदर्भ में लागू होती है कि राज्य की जो मंत्री परिषद है वो राज्यों की विधानसभा के प्रति ध्यान रखना सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होती है? संसद होती है। तो सरकार तब तक रहेगी जब तक उसको संसद यानी लोकसभा में क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहेगी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात यहां बहुत जबरदस्त मैं बताना भूल गया। अब मुझे जरा बताइए, आर्टिकल 75(3) कब अस्तित्व में रहेगा? कब लागू रहेगा? ये तभी अस्तित्व में रहेगा जब लोकसभा अस्तित्व में है और राज्य में विधानसभा अस्तित्व में है। यानी कि यदि लोकसभा विघटित है, लोकसभा भंग हो रखी है 85 के तहत, यदि लोकसभा विघटित हो रखी है, यदि लोकसभा भंग हो रखी है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 75(3) लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा यदि भंग है, लोकसभा यदि अस्तित्व में नहीं है, तो क्या यह अनुच्छेद लागू रहेगा? यह लागू नहीं रहेगा, यह अस्तित्व में नहीं रहेगा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न यह पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के लोकसभा विघटित होने पर अस्तित्व में नहीं रहता है या वो लागू नहीं हो पाता है? आर्टिकल 75(3) ये नए प्रकार का प्रश्न था और ये पूछा जा चुका है। किस एग्जाम में पूछा जा चुका मुझे याद नहीं है, लेकिन बात का ध्यान रखना। ठीक उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में पूछ ले तो राज्य विधानसभा यदि भंग है, विघटित है, तो आर्टिकल 164(2) अस्तित्व वो लागू नहीं हो सकता, वो प्रभाव में नहीं आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 75(3) हो गया। 75(4) में मंत्रियों की शपथ के संदर्भ में प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में 164(3) में शपथ के संदर्भ में प्रावधान है। आर्टिकल 75(4) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को अनुसूची 3 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे या प्रतिज्ञान दिलाएंगे? शपथ या प्रतिज्ञान, जिनके प्रारूप का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है। और मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्या है पद और गोपनीयता की शपथ? इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में जो उसका प्रारूप जो है उस प्रारूप के अनुसार उनको शपथ दिलाएंगे। बहुत ढंग से इस बात को समझना है, जानना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री भी मंत्री होता है, अतः वो मंत्री होने के नाते पद और गोपनीयता की क्या लेता है? शपथ लेता है। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक ये बात राज्य के संदर्भ में है कि राज्य जो है मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे जो अनुसूची 3 में उसके प्रारूप का उल्लेख है, और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, अतः वो मंत्री की भांति ही पद और गोपनीयता की क्या लेता है? शपथ लेता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आगे आइए, ये तो और भी रोचक बात आप लोग जान पाएंगे आज। आर्टिकल 75(5) और जो प्रावधान यहां है वो यहां है 164(4) में। एक कम रहेगा, हमने पहले बात कर ली। आर्टिकल 75(5) मंत्रियों की योग्यता की बात करता है कि मंत्री कौन बन सकता है, और इस अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी मंत्री बिना संसद की सदस्यता के 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ध्यान रखना, कितने माह? 6 माह। ये माह याद रखना, ये जो शब्द एक रखे ना वो याद रखना। कॉलेज लेक्चर में 2 प्रश्न पूछ लिए गए। एक तो कितने दिन लगातार जो है संसद में किसी सदस्य की बिना जानकारी की अनुपस्थिति के कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 45 दिन लिखा था पेपर में, जबकि 60 दिन होते हैं। एक राज्यपाल के विशेषाधिकारों का प्रश्न पूछा गया था
कि उसके ऊपर दीवानी मामलों में कार्रवाई की जा सकती है 3 माह पूर्व अनुमति देके, जबकि संविधान में 2 माह कथन गलत था। कितने जबरदस्त प्रश्न आ रहे हैं। 6 माह, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना संसद की सदस्यता के मंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, और यदि वो किसी न किसी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। और कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य वर्ष 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मंत्री केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता जो संसद का या विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है। राज्य के संदर्भ में विधानमंडल और राज्य के संघ के संदर्भ में संसद। यानी आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, भले वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद का सदस्य बनने की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जैसे 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और मंत्री लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो संसद का सदस्य नहीं है और उसकी आयु 24 वर्ष है, तो क्या आप उसको मंत्री बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। कपूर बनाम तमिलनाडु 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वो उसकी अर्हताएं, संसद की सदस्यता या राज्य के संदर्भ में विधानमंडल की अर्हता नहीं रखता है, योग्यता नहीं रखता। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बात इधर लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना राज्य विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के बाद उसको सदस्यता लेनी ही होगी। अब एक बात आप लोगों के और समझने की आवश्यकता है। यहां से क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है? क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है? नहीं, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत है, उस राजनीतिक दल का नेता, जिसको वो संसदीय दल का नेता घोषित करते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। वो चाहे लोकसभा का सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि वो भी एक मंत्री है और मंत्री वाली सारी बातें उनके ऊपर लागू होती है। ठीक से समझिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में से एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, लेकिन दोनों सदनों की बिना सदस्यता के भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी और वो देश की क्या बनी? प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद में आप लोग जानते हैं कि एच.डी. देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, न तो वो लोकसभा के सदस्य थे, न वो विधानसभा के सदस्य थे। पीवी नरसिम्हा राव जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ली थी। बाद में उन्होंने किस सदन की सदस्यता ली थी? लोकसभा की सदस्यता ली, लेकिन जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तीसरी बात, ये राज्यसभा की सदस्य थी। तीसरी बात, एच.डी. देवेगौड़ा जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कर्नाटक विधानसभा के, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। नंबर 3, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। और आप सब जानते हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने या रहे, वो राज्यसभा के क्या थे? सदस्य थे। आज तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य रहे या राज्यसभा की सदस्यता ली। इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी,
एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता ली, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, आई.के. गुजराल राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, एच.डी. देवगौड़ा और पी.वी. नरसिम्हा राव। दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, 6 माह में सदस्यता लेनी होती है, और राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, इवन मनोनीत सदस्य भी बन सकता है मंत्री। लेकिन हालांकि आज तक किसी भी मनोनीत सदस्य को मंत्री बनाया नहीं। क्लियर है दोनों चीजें। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हो गया। अंतिम आर्टिकल देखकर इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आर्टिकल 75(6) में जिस बात का उल्लेख है उसी बात का उल्लेख है 164(5) में। आर्टिकल 75(6) में इस बात का उल्लेख है कि संसद के सदस्यों मंत्रियों के वेतन का निर्धारण संसद करेगी, और जब तक संसद इसका निर्धारण नहीं कर देती है दूसरी अनुसूची में जो वेतन निर्धारित है वो उनको दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 164(5) में इस बात का उल्लेख है कि जो राज्य में जो मंत्री है उनके वेतन का निर्धारण राज्य की विधानमंडल करेगी। ध्यान रखना, संसद नहीं करेगी, राज्य विधानमंडल करेगी। और जब तक राज्य विधानमंडल इनके वेतन का निर्धारण नहीं कर देती है तब तक जो है दूसरी अनुसूची में जो वेतन का उल्लेख है उसके अनुसार इनको वेतन प्राप्त होंगे। आज की कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने की, बहुत बारीक बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है उन सब की हम लोगों ने चर्चा की। अगली कक्षा में इसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे और आपकी पीपीटी में क्या लिखा हुआ उन सब चीजों को एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का फिर से रिवीजन हो जाएगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।